आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे क्या कहते हैं रिसोर्स होते हैं उनके बारे में काफी डीप जाके पढ़ लिया था। अगर तुम्हें क्या कहते हैं एक तरह से तो तुम्हारा जो सिलेबस है इसका पूरा ओवरव्यू देखो 10th क्लास जो हमारी बुक है ज्योग्राफी की, इसमें हम टोटली जो फंडा है तुम्हारा इस बुक का रिसोर्सेज है। और दोस्तों क्या हाल चाल, मेरा नाम है धनंजय यादव, आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा वाटर है, इससे भी पहले हमने क्या कहते हैं दो रिसोर्सेज वाले चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला जो हमारा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे क्या कहते हैं रिसोर्स होते हैं उनके बारे में काफी डीप जाके पढ़ लिया था। और जो हमारा सेकंड चैप्टर था हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसमें भी हमने जो क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जो भी जनजातियां होती है उनके बारे में पढ़ा था। और जो हमारे क्या कहते हैं फॉरेस्ट एरिया है इसके बारे में हमने काफी ज्यादा डीप जाके पढ़ लिया था। ठीक है, अगर तुम्हें क्या कहते हैं एक तरह से तो तुम्हारा जो सिलेबस है इसका पूरा ओवरव्यू देखो 10th क्लास जो हमारी बुक है ज्योग्राफी की, इसमें हम टोटली जो फंडा है तुम्हारा इस बुक का रिसोर्सेज है। पहले चैप्टर में भी रिसोर्स, दूसरे में भी रिसोर्स, तीसरे में भी रिसोर्स और चौथे में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्स देखने को मिलेंगे। और जो हमारा पांचों चैप्टर है उसमें भी हमें क्या कहते हैं रिसोर्स ही पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रिसोर्सेज है अगर तुमने इसमें कनेक्टिविटी ढूंढनी है तो मैं कह रहा हूँ पहले चैप्टर से लेके जहां तक तुम्हारे क्या कहते हैं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया गया है पांचों चैप्टर तक या फिर छठे चैप्टर तक, तो हमारा क्या कहते हैं बिल्कुल लेके चलो पहले चैप्टर से लेके पांचों चैप्टर तक, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अगर तुम बीच में एकदम से जाके वाटर रिसोर्स पढ़ोगे, एकदम से जाके एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले चैप्टर से कह रहा हूं मैं पढ़ो और अपना जहां तक सिलेबस रहता है उसको कंप्लीट करो अच्छे से, तो सारी चीजें तुम्हें क्या कहते हैं इजीली समझ आ जाएगी। अब हमारे क्या कहते हैं चैप्टर पे आते हैं सीधा। जो हमारा चैप्टर है बेसिकली क्या है, वाटर रिसोर्स है। अब वाटर रिसोर्स कोई ऐसी चीज तो ऐसी है नहीं जो वाटर जो तुमने पहली बार सुना हो। बेसिकली हमने अपने घर में एक तरह से हमारी बॉडी में 70% हमें क्या कहते हैं पानी देखने को मिलता है, तो इसमें कोई क्या कहते हैं ऐसी बात है नहीं, ऐसा कोई मुश्किल चैप्टर का नाम है नहीं जो मैं तुम्हें क्या कहते हैं एक अच्छे से इसकी डेफिनेशन दूं या एक्सप्लेन करूं। तो सीधी बात मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये चैप्टर है ये तुम्हारा अदर जो भी रिसोर्सेज के चैप्टर थे एग्रीकल्चर या फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उससे काफी ज्यादा इजी होने वाला है। बस इसमें जो हमारे क्या कहते हैं मैप वर्क क्या कहते हैं तुम्हें हार्ड पड़ सकता है, बाकी जो हमारे क्या कहते हैं एक तरह से जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 नंबर के, वो इजी ही आएंगे। क्योंकि उसमें क्या है, क्या पूछेंगे जैसे वाटर रिसोर्स से रिलेटेड कि इसका कंजर्वेशन कैसे करें, ये वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, इसके रीजन क्या होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछ सकते हैं। और अगर इससे हार्ड क्वेश्चन बनता है तो मैप वर्क में ही बनता है कि कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सा रिजर्वर कहाँ पे है, ये सारी चीजें क्या कहते हैं थोड़ी बहुत मुश्किल पड़ सकती है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करो तो इस चैप्टर से क्या कहते हैं कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन मैंने आज तक देखा नहीं अपने करियर में, और तुम्हें भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। बाकी जो हमारा क्या कहते हैं ये चैप्टर है ये स्टार्ट करते हैं, हमारा वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है ये स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों वाटर स्कैर्सिटी एंड द यूनिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमें यह पढ़ना है कि जो वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है जल की कमी। अब जो जल की कमी है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब जो जल की कमी हो रही है, जो वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, अब हम उसको क्या कहते हैं एक तरह से ये जो भी परेशानी हो रही है इसको सोल्व कैसे करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें, और जो हमारा वाटर है उसका कंजर्वेशन कैसे करें, उसको बचाए कैसे। कंजर्वेशन का मतलब सिंपली क्या होता है, किसी चीज को बचाना। हम शुरू से ही पढ़ते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा जो भी लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको बचाए कैसे। और जो हमने आगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में पढ़ा कि जो भी जनजातियां थी, जो भी प्रजातियां थी जानवरों की, फ्लोरा एंड फ्यूना जो भी कॉन्सेप्ट था हमारा, उनका कंजर्वेशन कैसे। कंजर्वेशन से एक तरह से हमारे इस वाली बुक में पुराना ओल्ड रिलेशन रहने वाला है, तो कंजर्वेशन वर्ड को तुम भूलना मत, ही हमारा पहले से लेके छठे चैप्टर तक आराम से चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो कॉन्सेप्ट हमारा सिंपली ये बोल रहा है कि तो वाटर स्कैर्सिटी है ये क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब जो रीजन है उन्हें एक तरह से जो भी समस्या उस रीजन से जो भी समस्या क्रिएट हो रही है, अब उसका क्या कहते हैं सोल्यूशन क्या निकलेगा। सिंपल सी बात ये है, उसका क्या कहते हैं सोल्यूशन ये निकलेगा कि हमें पानी का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंजर्वेशन करना पड़ेगा और दूसरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का मतलब यही है कि संरक्षण करना है और प्रबंधन करना है कि जो हमें जल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से मैनेज तरीके से करना है। और कंजर्वेशन का मतलब हो रहा है कि हमें क्या कहते हैं उसे बचाना है। जब हम ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं वाटर का कंजर्वेशन करेंगे, वाटर का मैनेजमेंट करेंगे तो कंजर्वेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं पानी को बचा ही तो रहे हैं। सिंपल सी बात है हमारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एनुअल एंड सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल द
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरिएस ओवर टाइम एंड द स्पेस। अब इसमें क्या होता है कि जो वर्षा होती है ना, वर्षा क्या कहते हैं सीजनल देखें, अगर हम क्या कहते हैं मौसम के बेस पे देखें और प्लेस के बेस पे देखें, तो हमें क्या कहते हैं जल की जो हमारा वाटर रिसोर्स है उसकी कहीं ना कहीं हर एक स्थान पे क्या कहते हैं कमी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? किसी स्थान पे ऐसा है कि पानी बहुत ज्यादा है, किसी प्लेस पे ऐसा है कि पानी बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या कहते हैं वहां की जो भी क्या कहते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो भी हम वहां की कहते हैं भूगोलिक स्थिति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि अगर हम ऊपर नॉर्थ की साइड जाएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे क्या कहते हैं रेनफॉल होती रहती है सबसे ज्यादा, और जो भी ग्लेशियर इमर्जिंग होती है उसकी वजह से वहां पे वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा है। वाटर रिसोर्स जो हमारा बहुत ज्यादा है उसके सोर्स क्या है, ग्लेशियर हो गया, रेनफॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे रीजन हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाए, राजस्थान देख ले, पंजाब देख ले, तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं लैक ऑफ वाटर रिसोर्स देखने को मिलता है कि यहाँ पे जल की कमी देखने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं बारिश भी नहीं होती है, और जो नदियां भी है वो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। राजस्थान साइड एक बड़ी नदी है जिसका नाम लूनी है, लूनी है, ठीक है, वही देखने को मिलती है, वो भी कभी कभार देखने को मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वर्षा है ना उसमें क्या कहते हैं एनुअली और सीजनली क्या कहते हैं काफी ज्यादा वेरिएशन, विभिन्नता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कहीं पे क्या कहते हैं वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, कहीं पे नहीं होती है। उसका रीजन क्या होता है? वहां का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो अगला पैरा देखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू इज द ओवर एक्सप्लोजन, एक्सेसिव एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमोंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी इज ड्यू टू दिस, मतलब कि जो इसके रीजन है वाटर स्कैर्सिटी के जो रीजन है यहाँ पे वो लिखे हैं सिंपली। पहला क्या है? ओवर एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सेसिव यूज हो गया, मतलब अत्यधिक दोहन हो गया हमारा एक तरह से। और जो हमारा तीसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और वाटर अमोंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंड में डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पानी है, पानी का अत्यधिक शोषण हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, और जो भी क्या कहते हैं सोसाइटी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसके अंदर क्या कहते हैं डिफरेंट सेक्शन में पानी को क्या कहते हैं गलत तरीके से बांटा गया है। सिंपल सी बात ही है, अमीर को पानी मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है, कोई रिसोर्स का ज्यादा फायदा उठा रहा है, कोई रिसोर्स का ओवर यूज कर रहा है, ओवर एक्सप्लोजन कर रहा है, किसी को जल देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक तरह से ये चीजें यहाँ पे बोली गई है। और यही सारे रीजन किसके है? वाटर स्कैर्सिटी के। जो हमारा सोसाइटी है इसके अंदर हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर स्कैर्सिटी may be the result of excessive and growing population and the resulting increased demand of water and its unequal distribution। अब यहाँ पे क्या होता है? वाटर स्कैर्सिटी may be the result of excessive and growing population। जो हमारी वाटर स्कैर्सिटी है उसके इंपॉर्टेंट जो हमें रीजन देखने को मिलेंगे, पहला है हमारा अत्यधिक जो हमारा ओवर यूज हो रहा है वो हो गया, एक्सेसिव यूज हो गया। दूसरा हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। जो हमारी क्या कहते हैं पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एक तरह से सोच लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, क्या उसके हिसाब से हम उसके कंपैरिजन में हमारी जो भी रिसोर्सेज है वो भी ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, सीधी बात ये है। जब हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जो भी हमारे संसाधन होंगे, जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे डेली के बेसिक, उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर तो पड़ेगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी किसकी वजह से हो रही है? एक तो हम क्या कहते हैं ओवर यूज करते हैं, और दूसरा जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके रिजल्ट से क्या हो रहा है? इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, मतलब कि जो जल की मांग है, जो हमारी वाटर की मांग है वो भी क्या कहते हैं एक तरह से बढ़ रही है। और दूसरा हमारे क्या कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है सोसाइटी में। जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसमें क्या होगा कि लोग क्या कहते हैं दो एक तरह से उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो क्या कहते हैं रिच हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, किसी को पानी मिलेगा, कोई पानी बाय कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सीधी बात हमें यहाँ देखने को मिली है, जल की वजह से सोसाइटी भी हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की जो डिमांड है, जो मांग है वो बढ़ रही है, और दूसरा वाटर एंड इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है जल की मांग की वजह से क्या हो रहा है हमारा वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किसी सेक्शन को पानी कम मिल रहा है तो किसी को क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। किसी वर्ग को कम मिल रहा है तो किसी वर्ग को ज्यादा मिल रहा है। ये जो वीडियो हमारी क्या कहते हैं दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं क्या कहते हैं दोनों एक तरह से मीडियम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना तो समझ आएगा बिल्कुल। Water is needed to not only for domestic use for its large population but also growing more food। अब यहाँ पे क्या होता है, तो water is need not only for domestic use। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमें जल की आवश्यकता है, जो वाटर की नीड है, वो सिर्फ हमें डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं है कि हमें अपने घर बार के लिए, घरेलू उपयोग के लिए चाहिए। अब यहाँ पे क्या हमें
फूड प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, जो हमारा क्या कहते हैं फूड प्रोडक्शन होता है उसको भी ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सीधी बात है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, लार्जर हो गई, जब हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसको एक तरह से फूड की भी जरूरत होगी, तो उसको भी ग्रो करने के लिए किसी जो इरिगेशन का प्रोसेस जो भी होता है फार्मिंग में, उसमें भी क्या कहते हैं हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर सिर्फ क्या कहते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं चाहिए हमें, एक तरह से जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हमें जो भी फूड ग्रो करना पड़ता है, फूड प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके लिए भी क्या कहते हैं इरिगेशन वाले सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी काफी ज्यादा पानी का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore, to increase the production of grains, the irrigated area can be increased only by exploiting the water resource, and farming can be done even in the dry season। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, सिंपल से देखो, एक एक लाइन को समझेंगे हम आराम से। Therefore, to increase the production of grains, मतलब कि अगर हमें क्या कहते हैं अपने जो भी अनाज है, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, अगर हमें इनका उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द इरिगेटेड एरिया कैन बी इंक्रीज्ड। हमें अपना क्या कहते हैं सिंचित क्षेत्र जो होता है, जो इरिगेटेड एरिया होता है, इसको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ओनली बाय एक्सप्लोटिंग द वाटर रिसोर्स एंड फार्मिंग कैन बी डन इवन इन द ड्राई सीजन। मतलब कि यहाँ पे क्या कहते हैं हम ओनली सिर्फ अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं जल संसाधन का ही इस्तेमाल करके, वाटर रिसोर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ड्राई सीजन में भी क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, या फिर शुष्क क्षेत्र में भी हम क्या कहते हैं खेती कर सकते हैं। किसका यूज करके, वाटर का। पर लेकिन जब हम ड्राई सीजन में खेती करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं जो जल संसाधन होता है इसका क्या कहते हैं नॉर्मली यूज नहीं होगा, इसका ओवर यूज होगा, क्योंकि ड्राई सीजन में जो भी जमीन होती है, जो भी सोइल होती है, उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, अब आगे वाला पैरा देखते हैं। इरिगेटेड एग्रीकल्चर यूजेस द मोस्ट ऑफ वाटर। जो हमारा क्या कहते हैं इरिगेटेड एग्रीकल्चर, जो हमारा क्या कहते हैं सिंचित कृषि जो हमारी होती है, उसमें क्या कहते हैं जल का अत्यधिक उपयोग होता है, मोस्ट यूज होता है। ठीक है, और देयर इज नो नीड ऑफ ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय डेवलपिंग ड्राई फार्मिंग टेक्निकल रेसिस्टेंट क्रॉप्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले क्या कहते हैं इरिगेटेड एग्रीकल्चर यूजेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चावल जो भी खाने पीने की ज्यादा फसलें होती है जिनको ज्यादा खाया जाता है, दाल वाल हो गई, उसमें पानी का क्या कहते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या कहते हैं क्या बोला गया है कि देयर इज नो नीड ऑफ ब्रिंग अबाउट ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब कि हमें क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में क्या कहते हैं एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की जरूरत है, क्रांति लाने की आवश्यकता है, जिससे क्या कहते हैं जो भी वाटर रिसोर्स है इसके ऊपर प्रेशर कम पड़े और हम क्या कहते हैं आराम से क्रॉप्स को ग्रो कर पाए। अब ऐसा कैसे होगा, जब हम हमारा क्या कहते हैं उस वाले सेक्टर में, अगर एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में जब हमारा क्या हो जाएगा एक तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डेवलपमेंट हो जाएगा जब हमारा, तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है कि जब हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में टेक्निकली इतने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे कि हमें उस वाले एरिया में पानी की यूज, पानी का जो ओवर यूज ना करना पड़े, जो फसलें हैं वो कुछ ऐसे सीड से या फिर ऐसे कुछ बीजों से ग्रो हो जाए कि जिससे हमें पानी का ज्यादा ओवर यूज ना ही करना पड़े। तो हमें उसी तरह की क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में किसकी जरूरत है, रेवोल्यूशन की नीड है। ठीक है, रेवोल्यूशन लाने की आवश्यकता है डेवलप करने की। आगे देखते हैं। This can causes ground water level to drop, reducing water availability for people and endangering food security। अब इसमें क्या बोला गया है, सीधी बात है, इसमें ये बोला गया है कि ये जो सारी चीजें हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब जब क्या कहते हैं जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो फूड की डिमांड होगी। अब जब फूड की डिमांड होगी तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, वाटर रिसोर्स पे पड़ेगा। अब वाटर रिसोर्स से सीधा मतलब है कि पानी कहीं भी है, पानी चाहे नदी का है, पानी चाहे अंडरग्राउंड वाटर है, तो इसमें जो प्रेशर पड़ रहा है किसके ऊपर पड़ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का है। क्योंकि जो तुमने खेतों में देखा होगा कि टिब्बुल वगैरह जो भी होती होगी, सिंचाई करने के जो भी यंत्र होते हैं, उनसे क्या कहते हैं जमीनों से पानी ज्यादा निकाला जाता है। अब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज्यादा फूड चाहिए होगा, जब जितना ज्यादा फूड चाहिए होगा उतना ज्यादा किसानों को प्रोडक्शन भी वगैरह करना पड़ेगा। अब जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए उन्हें जल चाहिए, जब जल चाहिए होगा तो अंडरग्राउंड वाटर या फिर जो भी रिवर का वाटर होगा उसका ओवर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल हो गया जो ड्रॉप हो रहा है, रिड्यूसिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर पीपल एंड इंडेंजरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें क्या कहते हैं, अगर हमें जो भी वाटर रिसोर्स है इसका हम सही से इस्तेमाल करेंगे तभी हमारी क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी भी अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में क्या कहते हैं काफी ज्यादा केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड, जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं इनका यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी भी हमारी खतरे में आ गई है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वो भी क्या कहते हैं काफी तगड़े तरीके से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब उसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है दोस्तों, वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्स पे पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी उद्योग होगा, उसकी बेसिक नीड क्या होगी, जल होगा, पानी होगा, वाटर रिसोर्स होगा। तो जब क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना शुरू हो गया, औद्योगिकरण हो गया, उद्योग वगैरह स्थापित होने हो गए हर एक एरिया पे, तो किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वाटर रिसोर्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं कि जब से रिसोर्स क्या कहते हैं जो भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं, इंक्रीज होना शुरू हुए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर रिसोर्स पे प्रेशर आ रहा है। अब आगे देखो, अपार्ट फ्रॉम हग अमाउंट ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज आल्सो रिक्वायर एनर्जी टू रन देम एंड दिस इज द अलराजरी सप्लाइड बाय हाइड्रो पावर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या कहता है हाइड्रो पावर है, जो हाइड्रो पावर है वो क्या कहते हैं सबसे ज्यादा सप्लाई करी जाती है, किससे करी जाती है, जल से करी जाती है। हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है सिंपली कि जैसे कि यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ, एक ये डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ये क्या कहते हैं तरह से इसकी स्पिलवे है, ठीक है, स्पिलवे है, ये इसकी गेट है। अब यहाँ से क्या कहते हैं पानी एकदम से गश करके बाहर आता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है कि डैम की गेट अपने आप ही क्या कहते हैं खोल भी सकते हैं, हम बंद भी कर सकते हैं। जब क्या कहते हैं यहाँ से पानी बाहर आता है तो यहाँ पे एक टरबाइन लगी होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो टरबाइन में जाता है, जो टरबाइन रोटेट करती है और फिर उससे क्या होती है एनर्जी जनरेट होती है। जब एनर्जी जनरेट होती है तो उसी से क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसमें सिंपली बात यही हो रही है कि इसमें क्या कहते हैं जो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, वो कौन से रिसोर्स से सप्लाई होती है इंडस्ट्रियल एरिया को, वाटर रिसोर्स से क्या होती है सप्लाइड होती है, सप्लाइड बाय वाटर रिसोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आप प्रेजेंट अबाउट 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रो पावर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सीधी बात है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है इसमें 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सेंड कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन सा रिसोर्स कर रहा है, वाटर रिसोर्स कर रहा है। ठीक है, एक तरह से जो पानी है वो एक तरह से ऑलराउंडर बन गया है हमारा, जो हमारा पीने में भी काम आ रहा है, डोमेस्टिक यूज में भी आ रहा है, इरिगेटेड यूज में आ रहा है। अब उससे हम क्या कहते हैं एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो हमारा पानी क्या कहते हैं एक तरह से ऑलराउंडर वाला काम कर रहा है। और हमारा क्या कहते हैं इससे हमारे जो भी मिनरल्स होते हैं उनका भी एक तरह से क्या हो रहा है कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन में यही बोला गया है जो 22% इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे सप्लाई हो रही है, वाटर रिसोर्स से हो रही है इंडस्ट्रीज एरिया को। ठीक है, और हमारी इंडिया में भी 22% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किससे, वाटर रिसोर्स से। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यू टू अ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिटीज एंड पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल not only has the need for water and energy increased, but the problems and related by them have also become more severe। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि apart from this due to increasing number of cities, मतलब कि जब क्या कहते हैं शहरी केंद्र जो भी सिटीज एरिया हो रहे हैं वो उनकी इंक्रीज हो रही है, वो डेवलप हो रही है, धीरे धीरे जो भी शहर है विकसित हो रहे हैं। फिर उससे क्या हो रहा है, एंड क्या बोला है यहाँ पे, पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल, पॉपुलेशन जो हमारी है वो भी ग्रो हो रही है धीरे धीरे समय के साथ, जो हमारे टाइम के साथ, और हमारा अर्बन लाइफस्टाइल भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, नॉट ओनली हैज द नीड फॉर वाटर एंड एनर्जी इंक्रीज बट द प्रॉब्लम रिलेटेड देम हैव आल्सो बिकम अ मोर सेवर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें जो हमारा सिटीज एरिया डेवलप हो रही है, अर्बन लाइफस्टाइल लोगों का देखने को मिल रहा है हमें सबसे ज्यादा। जब शहरी केंद्र बढ़ेंगे तो लोगों का अर्बन लाइफस्टाइल तो हमें देखने को मिलेगा ही। ठीक है, नॉट ओनली हैज द नीड फॉर वाटर, मतलब कि जब ये सारी चीजें हो रही है, इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सिटीज एरिया इंक्रीज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या कहते हैं हमारे वाटर एंड एनर्जी रिसोर्स पे भी एक तरह से क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि जो वाटर है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही लोग पानी को एक तरह से यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। एनर्जी पे भी एक तरह से प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जितने ही लोग होंगे उनको उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी की क्या होगी, नीड होगी। बट द प्रॉब्लम, मतलब कि इससे भी रिलेटेड क्या कहते हैं कई सारी समस्याएं जो हमें देखने को मिल सकती है। वाटर रिसोर्स पे प्रेशर पड़ेगा ही, एनर्जी रिसोर्स पे भी पड़ेगा प्रेशर, पर लेकिन जो इससे जुड़ी भी कई सारी समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अर्बन लाइफस्टाइल ग्रो कर रहा है, और जो हमारी सिटीज एरिया वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। हाँ, अब हमारा अगला है
इवन थो देर आर ऑब्टेन, ठीक है, obtain the water available for people need, it's polluted by domestic and industrial wastage, chemical pesticides and fertilizer used in agriculture and is dangerous for human use। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास जो है हमारी जरूरत के लिए, हमारी आवर नीड के लिए क्या कहते हैं, हम पे वाटर है, पानी है हमारी नीड के लिए, पर हम उसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? देखो हमारी जो पीपल्स की नीड है उसके लिए तो वाटर पूरा अवेलेबल है, जो हमारा वाटर रिसोर्स है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाटर रिसोर्स हमारा क्या कहते हैं, हमारी नीड के लिए पूरा अवेलेबल है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे इट इज पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकली जो केमिकल से जो भी बने होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पानी हम पे अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, हमारी नीड के लिए पर्याप्त है, पानी जल पर्याप्त है हमारी नीड के लिए, आवश्यकता के लिए, पर फिर भी हम उसे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, नदियों के पानी में कभी कभार इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्टेज मिल जाता है, जो भी वहां से क्या कहते हैं, एक तरह से जो भी तरल पदार्थ जो भी निकलते होंगे वो आके कहाँ पे मिल जाते हैं, सीधा हमारी नदियों में जाके मिल जाते हैं, जो कि एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है पूरा। और जो भी क्या कहते हैं केमिकल्स में, कृषि वाले सेक्टर में, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल्स का, सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी एक तरह से क्या कहते हैं एक केमिकल प्रोसेस से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं किसी एरिया को एक तरह से एक वो करते हैं, सिंचाई देते हैं, ठीक है, इरिगेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि नदी, जो खेतों का पानी होता है वो नदियों में जाके मिलता है। उससे क्या होता है कि जो लैंड जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो भी लैंड होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, कल्टीवेटेड लैंड होता है, वो तो डिग्रेडेशन होता ही है उसका, पर लेकिन उसके अलावा भी जब वो पानी नदियों में जाके मिलता है तो उस पानी की एक तरह से क्वालिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। उसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिंपली क्या बोला गया है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज की हमने बात कर ली है, केमिकल और पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज की भी हमने बात कर ली है, क्योंकि इसमें क्या होता है पूरा केमिकल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं डेंजर्स फॉर ह्यूमन यूज, मतलब कि जो वाटर है हमारे ह्यूमन यूज के लिए क्या है, काफी ज्यादा डेंजर हो गया। पानी तो हम पे पूरा है, पानी पूरा है, पर हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसकी क्वालिटी क्या कर दी है, बिल्कुल जीरो कर दी है, सीधी बात है, गुड क्वालिटी है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिवर स्पेशली द स्मॉलर वन, ठीक है। अब जो हमारी इंडिया की नदी है, नदियां हैं, बड़ी भी नदियां हैं, अब जो स्पेशली क्या कहते हैं जो छोटी मोटी नदियां हैं, ठीक है, स्मॉलर जो रिवर है हमारी, हैव टर्नेड इनटू अ पोजीशन स्ट्रीम एंड नॉन ऑफ द मेजर रिवर लाइक द गंगा, यमुना आर प्योर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है कि जो हमारी छोटी मोटी नदी है उनके साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट जो भी मेजर रिवर है, जैसे कि लाइक गंगा यमुना हो गई, ठीक है, आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो हमारी क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, hug hours affected on the rivers of India and the problem getting worse day by day, this puts and the entire life in danger। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली गई, जो पैरा है इसमें क्या बोला गया कि पहले जो स्पेशली जो हमारी स्मॉलर रिवर है और उसके साथ जो हमारी मेजर रिवर है गंगा एंड जो भी हमारी क्या कहते हैं यमुना है, और हमारी जो धीरे धीरे करके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सिटीज एरिया डेवलप हो रहे हैं, और एग्रीकल्चर जो भी हमारा है, जो भी हमारी एग्रीकल्चर में एक तरह से क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें हम ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे, पर लेकिन आज के समय में हम ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे की सोचते हैं सिंपली कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, कैसे पैसा कमाएं। सिंपली यहाँ पे बात क्या होती है मॉडर्नाइजेशन में, यही होती है। उसकी वजह से हम केमिकली जो भी सीड्स होते हैं, HIV जो भी बीज वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा नदियों में जाके पानी मिलता है और जो पानी है वो भी बैड क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रहा है और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, देखो हम डेवलप तो हो रहे हैं पूरी तरह से, पर धीरे धीरे करके जो हमारा क्या कहते हैं इन सारी चीजों से, देखो अर्बनाइजेशन होगा तो लोग क्या कहते हैं सिंपली वाटर रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब मॉडर्नाइजेशन आ गया, लोगों ने ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करना छोड़ दिया, तो उससे क्या हो गया सिंपली कि जो भी वहां के कहते हैं वहां पे जो भी इरिगेशन करा जाता है, सिंचाई करी जाती है, उसमें क्या होता है कि जो भी पानी उस केमिकल से मिलता है, उन सीड्स में जाके मिलता है और फिर उनसे जाके नदियों में मिलता है, नदियों से कनेक्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स का भी एक तरह से जो वाटर है उसका एक तरह से क्वालिटी बैड हो जाती है, बैड क्वालिटी हो जाती है। और वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ है
तो उसकी वजह से वाटर रिसोर्स का कहते हैं काफी ज्यादा लैक हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी से क्या हो रहा है, हमारी जो लाइफ है वो क्या आ चुकी है दोस्तों, डेंजर में आ चुकी है, अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नीड ऑफ द आवर, द नीड ऑफ द आवर is to conserve and manage our water resource, protect our lives and health hazards, and increase the food security and continue of the our livelihood and productivity and activities and save a natural ecosystem for a डेंजरेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे ये बोला गया है कि सिंपली बात मैं तुम्हें एक तरह से दोबारा भी पढ़ देता हूँ। ठीक है, द नीड ऑफ द आवर इन द कंजर्व एंड मैनेजमेंट, मतलब कि जो पानी है हमें अपनी आवश्यकता के लिए हमें क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, कंजर्व करना है और मैनेज करना है अपनी आवश्यकता के लिए। वाटर रिसोर्स प्रोटेक्ट आवर्स लाइव्स फ्रॉम अ हेल्थ, मतलब कि यहाँ पे जो वाटर रिसोर्स है हमारे क्या कहते हैं, हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, फूड सिक्योरिटी को भी पूरी तरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कंटिन्यूटी ऑफ आवर लाइफ लिवलहुड, मतलब कि एक तरह से पानी क्या कहते हैं, हमारी लिवलहुड भी है, हमारी जो भी जीविका है वो भी क्या है, पानी, आजीविका जो हमारे जीवन की वो भी पानी है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंपली बात हो रही है, सेव आवर नेचुरल सिस्टम। अगर हमने क्या कहते हैं, जो भी वाटर का ओवर यूज हो रहा है वो हमने नहीं रोका तो हमें क्या कहते हैं, कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। और अगर हमें उससे बचना है तो हमें क्या करना है, अपने इकोसिस्टम को सेव करना है, क्योंकि इकोसिस्टम का ही एक पार्ट क्या है, हमारा वाटर है। जो हमारा इकोसिस्टम जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकना है, और जो भी हमारा क्या कहते हैं, वाटर का मैनेजमेंट करना है और क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। ठीक है, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी रहेगी, हेल्थ सिक्योरिटी भी रहेगी। अगर हमें इन सारी चीजों का एक तरह से सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाटर का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं करी तो हमें आगे चल के फ्यूचर में क्या कहते हैं, एक तरह से दिक्कत देखने को मिल सकती है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले पढ़ने वाले हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक में अब इसमें जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, इसमें सिंपली क्या होता है कि जो रिवर होता है, रिवर के ऊपर क्या कहते हैं, एक तरह से डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, डैम का निर्माण कर दिया। डैम तो सबने देखे होंगे, ठीक है, डैम नहीं देखे होंगे तो एक ऑनलाइन सर्च मार लेना, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। भाखरा नंगल डैम हो गया तुम्हारा, जो भी सरदार सरोवर डैम हो गया, ये सारे डैम तुम्हें क्या कहते हैं, देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएगी। डैम की हीराकुंड डैम तुम्हारा उड़ीसा में है, तो ऐसे सर्च मार लेना, नियर बाय ऐसे उड़ीसा हो गया तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डैम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो कब से हो रहे हैं, सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। अगर किसी ने वो जो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन की, क्या नाम था उसका, मोहनजोदाड़ो था, ऐसे कुछ था शायद, उसमें भी क्या कहते हैं हमें डैम्स देखने को मिलेंगे, कई सारे छोटे मोटे या बड़े भी। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है कि जो रिवर के ऊपर डैम बना दिया जाता है, अब उसमें जो रिजर्वर बन जाता है पीछे, ठीक है, जो वाटर रिजर्व हो जाता है उस पर्टिकुलर एक एरिया में, तो उस पानी का हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज से यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, हमारा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसका मैनेजमेंट भी होगा आगे। आर्कोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एशियन टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है सिंपली कि जो हमारे क्या कहते हैं आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, मतलब इतिहासकारों ने हमें ये बताया है, इतिहासकारों के रिकॉर्ड से, इतिहासकारों ने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं उनको सिंपली यही पता चला है कि जो डैम्स है वो मॉडर्न टाइम से ही कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा रहे, वो एशियन टाइम पीरियड से ही उनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये हमें किससे पता चल गया है, आर्कोलॉजिकल जो भी हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं उनसे हमारी ये सारी चीजें पता चल गई है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक अ डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन, रबल, रिजर्वर और लेक्स, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनल्स ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, जो डैम होते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसको जो बनाया जाता है वो पत्थर से बनाया जाता है। और क्या कहते हैं, लेक्स भी होते हैं, लेक्स मतलब कि जो भी तालाब वगैरह होता है, एम्बैंकमेंट्स मतलब कि जो भी तुम्हारा रोडी पत्थर होता है, और जो भी कैनल्स होती है और इरिगेशन के लिए उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, डैम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंपली यहाँ पे ये बात हुई है। Not surprisingly, we have continued this
ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग अ डैम्स इन मोस्ट ऑफ द आवर रिवर बेसिन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर के बेसिन में क्या कहते हैं डैम को बनाया जाता है। ये जो ट्रेडिशन है हमारा क्या कहते हैं एशियन टाइम में भी था और हम क्या कहते हैं इसको मॉडर्न टाइम में भी एक तरह से इसी परंपरा को बनाए चल रहे हैं। डैम की क्या कर रहे हैं एक तरह से बिल्डिंग कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम आएंगे जो क्या कहते हैं एशियन टाइम में थे और जो भी किसी ने भी बनवाए होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, किसी भी शासक ने बनवाए होंगे, वो उनका नाम आएगा और उन्होंने कहाँ पे वो जो डैम है जो भी क्या कहते हैं बांध है वो कंस्ट्रक्ट करवाए कहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब जो डैम है टॉपिक का नाम क्या हमारा सिंपली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एशियंट इंडिया, मतलब कि प्राचीन भारत में जो भी डैम्स वगैरह थे उनके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है, in the first century BC Singavarampuram near Allahabad had a water harvesting system channeling the flood water of the reservoir and Ganga। देखो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा बीसी है, जो हमारी कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी है सिंगावेरापुरम में नियर इलाहाबाद में क्या कहते हैं जो गंगा नदी है वहां पे एक डैम बनाया गया था कहाँ पे फ्लड वाटर रिवर में। ठीक है, जहां पे गया था फ्लड वाटर ऑफ द रिवर एरिया में क्या कहते हैं डैम बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था दोस्तों हमारा इलाहाबाद में। ठीक है, जहां पे हमारा एक तरह से संगम भी होता है। ठीक है, डरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम आर वेरी एक्सटेंसिवली बिल्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय चल रहा था तो उस समय जो भी बांध है, जो भी तालाब है और जो भी रिजर्वर्स होते हैं उनका क्या कहते हैं जो भी इरिगेशन सिस्टम होता है इनका एक तरह से तेजी से क्या हो रहा था डेवलपमेंट हो रहा था। किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। ठीक है, evidences of the supposed irrigation works have also been found in the Kalinga Odisha and नागार्जुन कोंडा एंड क्या कहते हैं नागार्जुन कोंडा का है आंध्र प्रदेश में है और बेनूर का है कर्नाटका में और जो कोल्हापुर का है महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या कहते हैं एक तरह से देखने को मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन होस्कास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्ट बाय द इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इल्तुतमिश ने क्या कहते हैं 14th सेंचुरी जो भी हमारी 14वीं शताब्दी है उसके अंदर दिल्ली में क्या कहते हैं एक डैम एक तरह से क्या बनवाया था, डैम था, ये क्या था, दिल्ली वाज कंस्ट्रक्ट बाय इल्तुतमिश सप्लाइंग वाटर सिरी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं 14th सेंचुरी में एक डैम बनाया गया था, एक टैंक बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? दिल्ली में बनाया था, होस्कास में। अब इससे क्या हो रहा था देखो यहाँ पे क्या कहते हैं दिल्ली होस्कास क्या कहते हैं बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे, अभी भी जाते हैं। ये जगह काफी ज्यादा क्या है दिल्ली में फेमस है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जो इसे बनाया गया था एक तरह से वाटर सप्लाई करने के लिए ये बनाया गया था। और कहाँ पे किया जा रहा था वाटर सप्लाई हमारा दोस्तों? सिरी फोर्ट में, जो हमारा सिरी एक किला था जो इल्तुतमिश का इलाका था वहां पे क्या कहते हैं ये यहाँ से होस्कास से पानी एक तरह से सप्लाई किया जा रहा था। कहाँ पे दोस्तों किया जा रहा था? सिरी में किया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। In the 11th century, भोपाल लेक one of the largest artificial lake of its time was built। मतलब कि 11th सेंचुरी में जो हमारी भोपाल लेक बनाई गई थी ये बहुत बड़ी लेक है इंडिया की और एक आर्टिफिशियल लेक है जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई थी, वाज बिल्ट गई थी 11th सेंचुरी में बनाई गई थी। कहाँ पे है? भोपाल में, और भोपाल का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये डैम है, देखो इतनी बड़ी जो हमारा डैम नहीं ये लेक है। ठीक है, इतनी बड़ा जो हमारा लेक है यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा बड़ी लेक है जो 11th सेंचुरी में बनाई हुई है। अगर दोस्तों एमसीक्यू भी आते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन के जाना कि 14th सेंचुरी में किसने क्या बनाया, 11th सेंचुरी में क्या बना, फिर जो हमारा इलाहाबाद है उस उधर कौन सा डैम मिला, ये सारी चीजें तुम थोड़ा बहुत ध्यान रखना दिमाग में, क्या पता गलती से भी एमसीक्यू में कुछ आ गया तो टिक कर देना। ठीक है, व्हाट इज डैम? अब देखते हैं। डैम रिफर्स टू द रिजर्वर फॉर देयर रेदर देन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जो हमारा डैम है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या है कि ये तुम ये बताओ कि जो हमारा डैम है इसमें से ये होगा या ये होगा, वो तो मैं अभी क्लियर कर ही दूंगा तुम्हें कि डैम क्या होता है। सिंपली मैं तुम्हें ये बताता हूँ, देखो ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा होगा तुम्हें आगे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या कहते हैं एक तरह से इसका गेट है, ये स्पिलवेस है इसकी, जहां से पानी क्या कहते हैं कंट्रोल किया जाता है, कब पानी छोड़ रहा है, कब पानी रोकना है, कौन सा ढक्कन खोलना है, कौन सा ढक्कन बंद करना है, कौन से गेट को खोलना है, कौन से गेट को बंद करना है। सिंपली कहने का मतलब ये है, ये तो एक तरह से स्पिलवेस है जहां से पानी को गश करके निकाला जाता है और बंद भी किया जाता है, क्लोज भी किया जाता है।
अब जो क्या कहते हैं ये स्ट्रक्चर है डैम को एक तरह से रोकने का। बाकी जो पीछे जो रिजर्वर बना है इतना बड़ा, यहाँ पे क्या कहते हैं एक तरह से वाटर को रिजर्व किया जा रहा है। तो हमारा डैम क्या होगा, पीछे पीछे जो भी क्या कहते हैं एक तरह से इंपावरमेंट जो बना हुआ है, इंपावरमेंट जो हमारा पीछे क्रिएट हुआ है इतना बड़ा, वो हमारा एक तरह से डैम होगा। और जो हमारा आगे है ये तो एक तरह से मान के चलो डैम का सिंपली हमें गेट वगैरह एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां स्पिलवे से गेट लगे हैं, डैम को कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी जो रिजर्वर का है हमारा इंपॉर्टेंट चीज का है, हमारी पीछे जो इंपावरमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ डैम द सेक्शन ऑफ कॉल इट स्पिलवे ऑफ बैरियर ओवर विच द थ्रू विच इट इज द इंटेंडेड वाटर विल फ्लो इधर द इंटरमिनेंटली और कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो ये कंट्रोल होता है कि इससे पानी को कंट्रोल किया जाता है, ये यहाँ पे सिंपली बोल रहा है। बाकी जो डैम है हमारा क्या है, वो पीछे का सिस्टम है, ठीक है। जो पीछे जो रिजर्वर इंपाउंडमेंट में जो भी पानी स्टोर हो रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली डैम बोलेंगे। बाकी जो हमारा आगे सिस्टम है इसको हम डैम नहीं बोलेंगे, स्पिलवेज बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। अब जो क्या कहते हैं बांधों का वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ पे जो डैम्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल्स यूज डैम आर क्लासिफाइड। मतलब कि डैम की संरचना, ठीक है, डैम की संरचना एंड द मटेरियल्स, ठीक है, कि किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है या फिर किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, उसी के बेस पे क्या कहते हैं डैम का एक तरह से क्लासिफिकेशन यानी क्या कर दिया है दोस्तों, हमारा वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं जैसे टिम्बर डैम हो गए, लकड़ी के हो गए, एम्बैंकमेंट्स डैम हो गए, और जो हमारी क्या कहते हैं मैसनरी डैम्स हो गए विद सेवरल जो भी हमारे सब टाइप्स हो गए, ये हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये किसके ऊपर क्लासिफाई कर दिए गए हैं, इनके अंदर जो भी मटेरियल का यूज किया गया है उसके ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड लार्जली Larry dams and major dams of intentively and as a low dams medium height and dams and high height। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट के बेस पे भी क्या कहते हैं डैम को क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। जिसमें जिस डैम की ज्यादा हाइट होगी, किसी की कम होगी, किसी की मीडियम होगी, किसी की हाई हाइट होगी, उस बेस पे भी क्या कहते हैं क्लासिफाई कर दिया गया है। कौन से डैम है उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है, इसी बेस पे क्या कहते हैं डैम को क्लासिफाइज किया गया है। पहला मटेरियल्स, दूसरा हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं ये तो टिम्बर डैम हो गया हमारा, ठीक है। और कुछ इसमें से कहते हैं एम्बैंकमेंट डैम हो गया जो भी हमारा रोडी पत्थर से बना होता है, ये दोनों हमारे उसमें आ जाएंगे। और जो हमारा ये कहते हैं एक तरह से टिम्बर डैम जो भी लकड़ी का डैम हो गया हमारा, ये हो गया सिंपली नॉर्मली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी भी ये चित्र है, इसको ध्यान से देख लेना थोड़ा, तो मैं विजुअलाइजेशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Dams were traditionally built to impound rivers and rain water that could be used later to irrigated agriculture fields। मतलब कि जो हमारे डैम ट्रेडिशनली जो बिल्ट किए जाते थे, जो हमारी पारंपरिक तौर पे जो डैमों को निर्माण किया जाता है, उनका जो कंस्ट्रक्शन किया जाता, इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर डेट कुड बी यूज्ड लेटर एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंपली बात हो रही, जो ट्रेडिशनली जो डैम बिल्ड किए जाते थे उनका जो यूज किया जाता है, उसके वाटर का जो इस्तेमाल किया जाता था, वो दोस्तों हमारा खेतों में किया जाता था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो हमारे आज के समय में जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो डैम्स है बिल्ट आर नॉट जस्ट इरिगेशन, मतलब कि सिर्फ इरिगेशन के लिए ही उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखो सिर्फ सिंचाई के लिए ही हम डैम्स का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जो डैम्स का यूज है हम सिंचाई के लिए नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर रहे हैं, वाटर सप्लाई के कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं। मतलब मल्टीपर्पज से हम क्या करते हैं डैम्स के पानी का एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था उसमें हम क्या कहते हैं डैम्स का यूज करते थे, किसके लिए, खेतों में पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सब के लिए यूज करते थे। पर लेकिन आज के समय में हम क्या कहते हैं एक तरह से घरेलू तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, घरेलू हो गया हमारा, ठीक है। और जो भी हमारे क्या कहते हैं औद्योगिक तौर पर हो गया, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं जो भी हमारा क्या कहते हैं एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या कहते हैं डैम्स का क्या कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज से हम क्या कहते हैं डैम्स के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि जो हमारे पुराने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, रिएक्शन एंड द इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। अब यहाँ पे क्या कहते हैं क्या बोला गया है कि जो डैम का इस्तेमाल किया जाता है फ्लड कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। फ्लड मतलब कि जो बाढ़ होता है
उसका नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, मान के चलो कि हमें पता है कि इस एरिया में क्या कहते हैं, इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा हमें बाढ़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमने इस वाले एरिया में डैम बना दिया, एम्पावरमेंट क्रिएट कर दिया। अगर बाढ़ बाई चांस आएगी तो यहाँ पे डैम क्या कहते हैं, पानी को रोक लेगा। अब जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान होने वाला होगा वो भी एक तरह से हमारा कहते हैं बच जाएगा, जान मारेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें डैम्स में क्या कहते हैं, एक तरह से फिश फार्मिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अब देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारा क्या है, टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू। देखो जो हमारा क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया में जो भी जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे एक तरह से पीएम रहे हैं पहले देश के, इन्होंने क्या कहते हैं डैम्स जो होते हैं, जो बांध होते हैं, उनको एक तरह से मंदिर कहा है। क्या कहा है, मंदिर कहा है। किसने, नेहरू जी ने कहा है हमारे टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए डैम क्या है, एक तरह से मंदिर है। ठीक है, अब बट वाई, उन्होंने ऐसा कहा क्यों है, ये चीज देखते हैं। द व्हीकल डेट वुड बी लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओवरकमिंग डेट हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। मतलब कि यहाँ पे हमें सीधा में देखने को मिलता है कि द व्हीकल ऑफ, मतलब कि एक तरह से वाहन बताया, डैम को क्या बताया दोस्तों, हमारा वाहन यानी व्हीकल बताया है। डेट वुड बी लीड टू नेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि हमारा जो भी डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस है उसमें उसका एक तरह से क्या है, साधन है, वाहन है। क्या है हमारा डैम, क्या है, एक तरह से व्हीकल है, किसका, हमारे डेवलपमेंट का। ओवरकमिंग इन हैंडीकैप ऑफ दिस द कॉलोनियल पास्ट, मतलब कि जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद क्या कहते हैं, एक तरह से डैम ही हमारा क्या रहा था, सहारा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, irrigated development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization and growth of the urban economy। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डैम होता है उसका हम मल्टीपर्पज से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मल्टीपर्पज से इस्तेमाल करते हैं। डैम से हम क्या कहते हैं, रिवर का जो फ्लो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में, किसी स्टेट में, किसी क्षेत्र में हमें पानी छोड़ना है और वहां पे क्या कहते हैं पानी की कमी हो रही है, तो हम क्या कहते हैं पानी वहां पे छोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां के लोगों की बेसिक नीड पूरी होगी और उधर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, सीधी बात है, जब हमारी लाइफ की जो बेसिक नीड है वही पूरी नहीं होगी तो देश की जीडीपी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या खाक रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो सीधी बात यहाँ पे ये बोली गई है, जो अर्बनाइजेशन है इससे डैम से क्या होता है, एक तो क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है किससे जनरेट हो रही है, हाइड्रो पावर से हो रही है, मतलब कि जल से हो रही है। एक तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से क्या कहता है जो भी अर्बन इकोनॉमी है, जो तुम्हारी अर्बन इकोनॉमी है, इसको क्या मिल रही है, एक तरह से ओवरऑल जो इंडिया है, गांव में भी हर एक जगह क्या क्या पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हो रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है उनकी एक तरह से बेसिक जो एक तरह से नीड होती है वो क्या होती है, वाटर होती है। सिंपल सी बात यह है, पानी हर किसी उद्योग को चाहिए, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल जो भी उद्योग होते हैं उसके अंदर उनको भी एक तरह से वाटर उनके लिए बेसिक नीड है। जब उनको पानी मिलता है डैम के थ्रू तो उस वाले सेक्टर में भी हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमारा क्या कहते हैं, प्राचीन काल से ही डैम का कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत तगड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि डैम ने ये किया, डैम ने वो किया। भाई डैम तो बड़ा अच्छा है, डैम तो भोला वाला है, डैम ने तो भाई हमारा जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको भी डेवलप कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप कर दिया, और अर्बन इकोनॉमी में हमारा को कंट्रीब्यूशन हो गया। डैम ने तो डोमेस्टिक यूज को भी अच्छा कर दिया। अब तक हम क्या कहते हैं, डैम की जो भी अच्छी बात थी वो हम पढ़ रहे थे कि भाई डैम तो बहुत बढ़िया बंदा है, पर लेकिन अब हम जो देखेंगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेज देखने वाले कि डैम का एक ऑपोजिशन पार्ट हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारा डैम है इसके क्या कहते हैं एक तरह से डिसएडवांटेज क्या होंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग ऑफ रिवर इफेक्टेड देयर आर नेचुरल फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द रेस्ट यूजिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग रिवर, जो रिवर affected there are natural flow and excessive sedimentation at the bottom of the ridge using। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक रिवर के फ्लो को रोक दिया जाता है तो एक तरह से वो नेचर के एक तरह से अपोजिशन में हो जाती है। बात नेचर के खिलाफ एक तरह से हमने डैम बनाया और क्या कहते हैं रिवर के फ्लो को रोक दिया, उसका कभी ना कभी हमें क्या कहते हैं एक तरह से भुगतान बनना पड़ेगा। अब जब हम रोकते हैं किसी रिवर के फ्लो को तो उससे क्या होता है, जो सिडिमेंटेशन होता है, सिडिमेंटेशन जो हमारा होता है वो भी उसका भी फ्लो एक तरह से क्या कहते हैं रुक जाता है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था
जो भी एलुविलियम होता है, जो भी रिवर के फ्लो से अपने क्या कहता है नॉर्थ एरिया में आता है, फिर उस सेक्टर में खेती होती है, लोगों का एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब जब हम रिवर के ऊपर डैम बना दिया, ठीक है, ये डैम है, यहां से रिवर आ रही थी, अब हमने उसके ऊपर डैम बना दिया। अब जब आगे क्या कहता है जो भी सेडिमेंटेशन नहीं होगा, एलुविलियम डिपॉजिट नहीं होगा, तो लोग खेती कहां से करेंगे, ठीक है, और जो हमारा एरिया फर्टाइल होने वाला होगा वो भी क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सेडिमेंटेशन है वो अगर रुक गया तो हमारा एक तरह से एग्रीकल्चर में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव वे में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा देखते हैं, रिजल्टिंग इन अ रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डैम के नीचे क्या हो जाता है, जो डैम का ग्राउंड लेवल जो होता है, ठीक है, जो सरफेस होता है डैम का, वहां पे क्या कहते हैं रिजल्टिंग रॉकियर स्ट्रीम बेड, वहां पे क्या कहते हैं एक तरह से वो बन जाता है पत्थर एक तरह से चट्टान सी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी सिडिमेंट्स होते हैं, जो भी एक तरह से पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे करके नीचे ड्रॉप होते जाते हैं और पूरी तरह से एक तरह से जम जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिवर है उसका तो पानी जो फ्लो है लगातार आ रहा है, अपने से सिडिमेंट्स लेके आ रहा है। अब जो सिडिमेंट्स है वो पानी के ऊपर तो तैरेंगे नहीं, वो पानी क्या कहते हैं एक तरह से धीरे धीरे करके जब तक पानी घूमता रहेगा, देखो तुमने नोटिस किया होगा, जब भी क्या कहते हैं तुम अगर किसी भी चीज में मिट्टी डालोगे, पानी डालोगे, तो अगर तुम उसको घुमाओगे अंदर हाथ डाल के, कोई भी चीज डाल के, तो पानी ऊपर रहेगा। अब जब पानी क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम एक तरह से उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो पानी क्या कहते हैं हमारा नीचे बैठ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। अब जब धीरे धीरे करके यहाँ पे रिवर आई जा रही है, अब पानी क्या कहते हैं, पानी जो है ऊपर डैम के और आता जाता रहता है, और आता रहेगा। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट है, जो भी पार्टिकल्स वगैरह वो नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, वो सरफेस पे एक तरह से हमारा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग रॉकियर पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कई बार क्या कहते हैं डैम के ऊपर से भी पानी लीक हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, और मजबूरन कभी कभी डैम का कहते हैं एक तरह से गेट भी खोलना पड़ता है। प्योरली हैबिटेट्स फ्रॉम अ रिवर एक्वा डैम फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग एवर डिफिकल्ट। फर्स्ट है हमारा क्या कहते हैं फ्यूना टू माइग्रेट, मतलब कि स्पेशली फ्रॉम स्पेनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डैम होते हैं उसके अंदर हमें क्या कहते हैं कई सारे क्या कहते हैं एक तरह से मछलियां भी देखने को मिलती है, फ्यूना जो हमारी मछलियां होती हैं और पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब उससे क्या होता है कि डैम का फ्लो क्या कहते हैं लगातार चेंज होता रहा है। कभी जो है डैम का पानी उस फ्लो से निकाला जा रहा है, उस गेट से निकाला जा रहा है। मैंने तुम्हें पहले जो फोटो दिखाई थी कि डैम होते हैं बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं, कभी इस गेट से पानी का फ्लो निकाल दिया, कभी यहां से पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कभी यहां से पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर जो है अंदर की साइड जो वाटर लेवल है डाउन होता जाएगा। अब जब जो भी हमारी मछलियां होती है, इसी की वजह से क्या होती है उनकी धीरे धीरे करके जो भी पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है और उनका एक तरह से समझ लो कि एंड होता रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है और ये मछलियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि भाई जब तुम पानी निकाल दोगे सारा तो मछलियां रहेंगी क्या, थोड़ा निकाल रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो, एक बार में निकाल लो तो जो भी मछलियां वगैरह होती है, फिश होती है, वो एक साथ पानी के साथ जाएंगी, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो तो मछलियां तो वहीं रह जाएंगी, ठीक है। सबमर्जी एंड द एक्सिस्टिंग वेजिटेशन एंड सोइल लीड ऑपोजिशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सोइल है उसका भी क्या हो जाता है डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। जो हमारी सोइल है वो आगे फर्टाइल होने वाली होती है, उसका भी क्या हो जाता है दोस्तों हमारा डिकम्पोजिशन होता है। कि जो हमारे क्या कहते हैं एक तरह से समझ लो कि जो भी फ्यूना होता है, यहाँ पे वेजिटेशन यानी वनस्पति की बात हो रही है कि जैसे यहाँ पे डैम बना है, अब डैम के आगे जो हमारा ग्राउंड है, जो भी मैदान बना है, वहां पे क्या कहता है हमें कई सारी वनस्पतियां वगैरह देखने को मिलती है। अब जब वहां पे पानी एकदम से गश करके बाहर आता है उस मैदान में, तो वहां पे भी जो हमें वनस्पति पेड़ पौधे थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पानी का फ्लो क्या कहते हैं एकदम से आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा। Multi-purpose project and large dams have also been the cause of the many new environmental movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन and टिहरी डैम आंदोलन etc. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है लार्ज डैम्स हैव बीन आल्सो बीन कॉज ऑफ मैनी इन्वायरमेंटल आंदोलन। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अपोजिशन में क्या कहते हैं कई सारे हमें क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं, आंदोलन भी देखने को मिलते हैं। पहला हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा एक रिवर का नाम है, बेसिकली क्या है एक रिवर का नाम है, और टिहरी क्या कहते हैं एक डैम का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं क्या सीन है देखते हैं। लार्जर स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था इसमें क्या होता है कि जब एक डैम बनाया पर्टिकुलर, जैसे ये रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर पे क्या कहते हैं डैम बना दिया। अब इसके आसपास जंगल है, यहाँ पे जंगल है, लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं बहुत सारे। जब हमने नेचुरली रिवर के फ्लो को रोक दिया कि यहाँ पे हमने डैम बना दिया, पानी का हम क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रही है वो कर रही है। अब मान के चलो कि यहाँ पे कभी पानी का बहाव जो है ज्यादा हो गया,
अब ज्यादा हो गया तो इनको जबरदस्ती क्या कहते हैं, डैम के जो भी गेट्स होते हैं, जो स्पिलवेज होते हैं, उनको खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब वो खुलेंगे तो आगे जो भी आसपास जो भी लोग रह रहे होंगे उनके डूबने की संभावना हमें देखने को मिल सकती है, फ्लड देखने को मिल सकती है। अगर उसी वक्त मान के चलो कि वहीं पे मैंने रेनफॉल भी देखने को मिल गई, ठीक है, तो डैम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी स्टोर हो रखा है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो एक तरह से जो हमारा आसपास के एरिया जहां पे डैम रहता है उनको भी बहुत बड़ा एक तरह से क्या रहता है, खतरा रहता है, वो इन डेंजर में ही रहते हैं कि कभी मान के चलो कि बारिश भी आ गई और डैम के अंदर भी पानी भरा है बहुत ज्यादा और उन्होंने क्या कहता है पानी खोल भी दिया, तो तीनों तरफ से जो भी क्या कहते हैं एरियाज होंगे वो धीरे धीरे करके हमारा खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जान माल का नुकसान होगा और यहाँ पे सारी चीजें होंगी। और उसी वजह से क्या कहते हैं जब डैम बनता है तो लोग वहां से क्या कर जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। लोकल पीपल ऑफ्टन आर दैट गिवन अप द देयर लैंड द लिवलीहुड एंड देयर मार्जर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। मतलब कि जो लोकल पीपल्स थे उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने एक तरह से गिव अप कर दिया अपनी लाइव लिवलीहुड से, जो हमारी उनके जंगल की, यहाँ पे कहते हैं नर्मदा रिवर की बात हो रही है, जो नर्मदा रिवर पे जो भी डैम बनाया गया उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। जो लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं एक तरह से वहां से गिव अप कर दिया, वो जगह छोड़ दी, किसके लिए छोड़ी थी, हमारे नेशन के, अपने राष्ट्र के, हमारे राष्ट्र के गुड के लिए, जो भी हमारा ग्रेटर देन है, जो हमारा राष्ट्र है, हमारे नेशन के एक तरह से डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या कहते हैं अपनी लाइव लिवलीहुड को छोड़ दिया, इन सारी चीजों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि उनको लगा कि क्या कहते हैं हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे नेशन का एक तरह से उन्होंने गुड सोचा, ठीक है। और उनको ये भी लगा कि आगे चल के क्या कहते हैं अगर हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करा जा रहा है तो हमें क्या कहते हैं आगे चल के हमें डैम का वगैरह का कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स, ठीक है। जो इरिगेशन होती है चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन फार्मर। जो इरिगेशन होती है, इरिगेशन जो सिंचाई है, सिंचाई की वजह से क्या हुआ है कि क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारा चेंज हो गया है, ठीक है, मैनी रीजन्स में, कई क्षेत्रों में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है फार्मर्स के बीच में। कैसे हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखो, उसकी वजह से जो हमारा क्या हुआ है, जो हमारा कहते हैं जिनके पास, सुनो, जिनके पास क्या कहते हैं जमीन होगी, ठीक है, वो तो डैम्स वगैरह से पानी वगैरह लेके एक अच्छी तरह के से क्या कहते हैं वो करेंगे, फूड प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बहुत सारे क्षेत्रों में इरिगेशन की वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इंडिया का चेंज हो गया। कैसे, क्योंकि जैसे मान के चलो कि कहीं पे क्या कहते हैं भाखरा नंगल जो डैम है हमारा सतलुज नदी के पास, वहां पे क्या कहते हैं लोग पहले जब वो डैम नहीं था तो वो क्या कहते हैं नॉर्मली मोटी फसलें उगाया करते थे, जो मोटे अनाज की फसलें होती थी। अब जब उनके पास डैम हो गया, अपना वाटर रिसोर्स एक तरह से हो गया अच्छा खासा, ठीक है, तो वो फसलें उगाने लग गए, ये कहते हैं जिनमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे चावल हो गया। पहले पंजाब में कहते हैं चावल है वो कम उगाया जाता है, चावल जो है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल की साइड ही उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी भी क्या है सही है, अपना ठीक ठाक है, जो भी अपना सीजनल रेनफॉल का रीजन है उसकी वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं पंजाब में भी चावल सबसे ज्यादा, वो जो राइस है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इस वजह से होने लगा क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर में रीजन क्या देखने को मिला, जो राइस है इसके प्रोडक्शन का जो मेन रीजन है वो ये देखने को मिला कि हमें जब डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों, जब हमारा डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा चावल का ऑटोमेटिकली जो भी सिंचित फसलें होती है उनका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया। अब जब इनका प्रोडक्शन बढ़ा है तो किस वजह से बढ़ा होगा, किसानों ने क्या कहते हैं पैसे कमाने के लिए किया होगा, सीधी बात है। तो इसी वजह से देखने को मिलता है कि इरिगेशन की वजह से जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो गया है। जिन क्षेत्रों में पहले मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती है उन क्षेत्रों में अब सिंचित फसलें उगाई जा रही है, ये बात है। देखो, शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, अब क्या कहते हैं शिफ्टिंग वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप क्या हो गया, शिफ्ट हो गई है जो फसलें, पहले जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाई जाती थी, जो मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती थी, अब क्या कहते हैं वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जा रही है। क्या उगाई जा रही है, कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जा रही है, पैसे कमाने वाली, जो हमारी जिनसे सिर्फ पैसा कमाया जाता है वो वाली फसलें उगाई जा रही है। और वाटर इंटेंसिव फार्मिंग करी जा रही है जिसमें क्या कहते हैं जल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इंटेंसिव फार्मिंग केमिकल सीड्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। सलाइनेशन ऑफ द सोइल, अब देखो जब क्या कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग करी जाएगी, कमर्शियल का जो भी हमारी क्या कहते हैं कमर्शियल क्रॉप वगैरह ग्रो करी जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो सलाइनेशन है, जो हमारा क्या कहते हैं सोइल है उसमें लवणीकरण बढ़ जाएगा। कैसे कि जो हमारा क्या कहते हैं
डैम्स का जो वाटर होता है उसमें टोटली एक तरह से देखो कि ये नहीं होता कि सिर्फ भाई डैम है तो डैम में पूरी तरह से फ्रेश वाटर ही होगा, तो डैम में क्या कहते हैं थोड़ा बहुत एक तरह से सोल्ट भी होता है। अब जब वो सोल्ट क्या कहते हैं उसी डैम का पानी तुम लगातार अपने खेतों में देते रहोगे तो एक वक्त आने पर जो तुम्हारी सोइल है वो दम तोड़ देगी, तुम्हारी सोइल का एक तरह से क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं खेतों में ये कहते हैं डैम का पानी एक तरह से सिंचाई करते हैं, तो डैम का पानी एक तरह से पाइप लगाया और छोड़ दिया, पूरे खेत में पानी भर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है पानी तो चले जाएगा पर पानी में नमक जो हमारा क्या कहते हैं सोइल में जो नमक है वो छूट जाएगा वहीं पे। ऐसे ऐसे करके जब यही प्रोसेस तुम्हें 8 साल 10 साल तक लगातार देखने को मिलेगा तो हमारा एक टाइम पे जो सोइल है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, लैंड का कल्टीवेटेड लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्योंकि पानी तो चले जाएगा पर अपने साथ जो सोल्ट लाया था वो वहीं पे ड्रॉप कर देगा। क्रेजिंग द सोशल गैप बिटवीन द लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर पीपल। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा क्या कहते हैं सोशल गैप भी हो गया, कैसे कि जो लैंड ओनर्स थे और जो क्या कहते हैं लैंडलेस पुअर पीपल्स थे उनके बीच में हमें सोशल गैप देखने को मिला। कैसे? एक तो जिनके पास देखो जिनके पास जमीन है, अब देखो डैम का फॉर्मेशन हुआ, डैम का एक तरह से का कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ, अब जिन लोगों के पास जमीन थी उन्होंने क्या कहते हैं अच्छा खासा अपना प्रोडक्शन किया, पैसा कमाया। अब जिनके पास जमीन थी नहीं वो डैम का एक तरह से कैसे फायदा उठा पाएंगे? सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने नर्मदा नदी के पास से छोड़ी थी वो जगह वो कैसे उठा पाएंगे फायदा, क्योंकि उनके पास जमीन तो है ही नहीं। सीधी बात यहाँ पे, और इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें में सोशल में ये सोसाइटी में चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ गई है, द डैम्स डिड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंस यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि हमें डैम से रिलेटेड कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि एक तरह से विवादित मुद्दे भी देखने को मिल सकते हैं, एक तरह से जो भी वॉर भी कह सकते हो, एक तरह से वो देखने को मिल सकता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या किस बेस पे होता है कि वांटिंग अ डिफरेंट यूज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पे क्या कहते हैं एक तरह से एग्जांपल दे रखा है कि इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स आर वेयर एजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट इक्वल्स राइटो ओवर द हायर priority given to water supply in the urban area. Enter state water dispute. अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि दो चीजें दी गई है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे होता है। कि पहला हमारा क्या बोला गया है कि साबरमती बेसिन में क्या कहते हैं एक डैम बना हुआ था। ठीक है, साबरमती बेसिन जो हमारा गुजरात है यहाँ पे एक डैम था जहां पे पानी था। अब क्या कहते हैं एकदम से जो भी हमारा कहते हैं अर्बन एरिया जो हमारे सिटीज एरिया होते हैं यहाँ पे भी एक तरह से वाटर रिसोर्स लैक हो गए, कम हो गए। ठीक है, यहाँ पे पानी की कमी हुई और वहीं पे क्या कहते हैं जो भी फार्मर्स थे हमारे, कहाँ के फार्मर्स थे, फार्मर्स वेयर इरिगेटेड एंड ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी किसान वगैरह थे उनको भी क्या चाहिए था, जल चाहिए था पानी देने के लिए, अपने अपनी फसलों को सिंचित करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया अर्बन एरिया और विलेज एरिया के बीच में। क्यों? लोग कहने लगे भाई पहले पानी हमें दो, हमें जरूरत है, अर्बन एरिया वाले कहने लगे भाई हमें पानी दो। इसी बीच में क्या कहते हैं बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला हमें। ठीक है, आगे देखते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो हमारा देखते हैं वो देखते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर आल्सो बिकमिंग अ कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से हमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, जैसे कि ये क्या कहते हैं साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का, ऐसे करके कुछ ये साउथ वाला पोर्शन मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं गोदावरी कावेरी ऐसे करके नदियां है। ठीक है, गोदावरी कावेरी जो भी कृष्णा नदियां है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं दो नदियों की बात हुई है, कृष्णा की हुई है, एक तो गोदावरी की हुई तो कावेरी की हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लोग हैं जैसे कि ये कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं महाराष्ट्र से आती रहती है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं एक डैम बना दिया। ठीक है, डैम बना दिया तो जो भी महाराष्ट्र के लोगों ने पानी यूज कर लिया, तो आगे जो भी क्या कहते हैं जो भी कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां तक पानी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं ये बोला गया है कि भाई जो डैम्स बनाए जाते हैं उनकी वजह से नदियों के फ्लो को रोक लिया जाता है। जब रोक लिया जाता है तो जो पानी जो राइजिस हो रही है, जो हमारी गोदावरी रिवर जो महाराष्ट्र से राइजिस हो रही है या कोई भी कृष्णा हो रही है, कावेरी हो रही है, उसका पानी वहीं पे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जा रहा है, आगे तमिलनाडु को मिल ही रहा, आंध्र प्रदेश को मिल ही नहीं रहा। तो इसी वजह से हमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। क्यों? डैम्स से पानी को रोक लिया जाता है, वो उधर के स्टेट यूज कर लेते हैं, और जो आगे होते बंदे खड़े होते हैं, आगे जो स्टेट्स होते हैं उनको पानी मिलता ही नहीं है। सीधी बात ये है। ठीक है, आगे देखते हैं।
परियोजनाओं पर अधिकांश आपत्तियां इस कारण उत्पन्न हुई है कि उन उद्देश्यों का पर्याप्त करने के लिए विफल जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, हमारा परियोजना मतलब वही होता है कि पर्याप्त करने के लिए विफल रही है, विफल रही जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, हमें किस लिए बनाया गया था, ताकि वो हमारी नीड्स पूरी कर पाए, फ्लड वाटर जो होता है, हमारी जो बाढ़ आता है उसको रोक पाए। इसलिए हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, डैम्स को अपने बेनिफिट के लिए बनाया था। पर लेकिन उसमें भी क्या है, एक तरह से वो विफल रहा है। कैसे? कंस्ट्रक्ट टू कंट्रोल फ्लड, मतलब कि हमने जो डैम को बनाया था, जो डैम का हमने एक तरह से क्या किया था दोस्तों, जो हमने डैम का निर्माण किया था वो किस लिए उसका कंस्ट्रक्शन किया था कि हम क्या कहते हैं, एक तरह से फ्लड को रोक पाए। जब बाढ़ आए तो हमारा डैम जो है वो उसमें वाटर को कंट्रोल कर ले, पर लेकिन वो उसमें भी एक तरह से क्या रहा, विफल रहा, उसने वो नहीं कर पाया। अनसक्सेसफुल इज कंट्रोलिंग फ्लड द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्सेसिव रेनफॉल का मतलब अत्यधिक वर्षा है, कि जब क्या कहते हैं, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, यहाँ पे डैम बना हुआ है तो यहाँ पे रिवर है, जब यहाँ पे आसपास क्या कहते हैं लोग रह रहे हैं, घर वर है, एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कि मान के चलो क्या कहते हैं कि डैम्स में पहले से ही पानी भरा हुआ है और ऊपर से रिवर का फ्लो भी आ रहा है, ग्लेशियर इमर्जिंग भी हो रही है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, मान लो असम की साइड का। तब यहाँ पे क्या होगा कि जब पानी भर गया, इधर जो डैम का रिजर्वर होगा, इंपाउंडमेंट होगा, यहाँ पे पानी भर गया, उसके बाद हमने डैम के गेट खोल दिया, तो एकदम से जब पानी छूटेगा तो जो आसपास का एरिया होगा उसका भी नुकसान होगा थोड़ा बहुत। अब जब यही लगा लो कि यहीं पे क्या कहते हैं, इसी वक्त रेनफॉल का भी रीजन हमें देखने को मिला, बारिश भी हो रही है, रिवर का फ्लो भी आ रहा है, ग्लेशियर इमर्जिंग भी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डैम के ऊपर से पानी आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। इसको हमने क्या कहते हैं बनाया तो फ्लड को कंट्रोल करने था, लेकिन इससे क्या कहते हैं फ्लड को और ज्यादा ही क्या मिल जाता है, बढ़ावा मिल जाता है। ये सोच लो। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट है। रीजन ऑफ फ्लड, फ्लड्स हैव अ डिसएडवांटेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लड की वजह से क्या हो जाता है, हमारी प्रॉपर्टी, घर बार सब उजड़ जाता है और लोग भी एक तरह से मरते हैं। ठीक है। एक्सटेंसिवली सोइल इरोजन, जो सोइल है उसका भी बहुत तगड़ा इरोजन होता है। जब फ्लड आएगी एकदम से अपने साथ सोइल एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाएगी। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अर्थक्वेक, मतलब कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से एक तरह से हमारा क्या कहते हैं अर्थक्वेक भी देखने को मिल सकता है, जो हमारा भूकंप है वो भी देखने को मिल सकता है। कैसे? क्योंकि जब हमारा यहाँ पे रिजर्वर में जो भी पानी है स्टोर हो जाएगा, अब इसके नीचे का जो सरफेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें उस वाले एरिया में भूकंप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर उसका सरफेस एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोजेज वाटर आर बोर्न डिसाइज, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है कि जल जनित रोग एंड क्या कहते हैं पिस्टिस एंड पोल्यूशन, मतलब कि जो यहाँ पे रिजर्वर है जहाँ पे पानी स्टोर हो रखा है, वाटर जो स्टोर हो रखा है, यहाँ से क्या कहते हैं जल जनित रोग भी क्या कहते हैं एक तरह से उत्पन्न हो सकता है। अगर पानी को ज्यादा टाइम तक यहाँ पे स्टोर करके रखा तो इसी पानी में क्या कहते हैं एक तरह से पोल्यूशन वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, फिर वाटर का जो लेवल होगा, वाटर की जो गुड क्वालिटी होगी वो एक तरह से बैड क्वालिटी में चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जल जनहित रोग यानी कि वाटर से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है वो देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों जो हमारा लास्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत प्यारा भी है, ध्यान से सुनना। वाटर हार्वेस्टिंग हमारा, वाटर नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वाले चैप्टर का। मैनी थॉट डेट गिवन अ डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वैल्यूएबल अल्टरनेटिव, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम देखें जो हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देखा तो इसके अपोजिशन में हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो कह रहे थे भाई इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा तगड़े हैं। ठीक है, उसी को लेते हुए क्या कहते हैं हमने एक नया तरीका निकाला जो हमारा क्या कहते हैं सोशली और इकोनॉमिकली क्या है काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्या था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि वर्षा जल संग्रहण, जो भी बारिश का पानी होता है उसका कंजर्वेशन करना क्या होगा दोस्तों हमारा वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, इन हिल एंड माउंटेन्स रीजन्स people built a diversion canals like the Gulkuls of the western Himalaya of for agriculture। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि गुलकुल क्या कहते हैं एक प्लान का नाम है जो हमारा क्या कहता है कहाँ पे है दोस्तों हमारा, ये देखो इन हिल एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ट अ डाइवर्जन कैनल्स लाइक द गुलकुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर, जो हमारा वेस्टर्न हिमालय है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्या कहता है वेस्टर्न हिमालय इस साइड पड़ेगा वेस्टर्न हिमालय। ठीक है,
यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चीज बनाई गई है गुलकुल। गुलकुल का मतलब सिंपली क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये नदी का मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी माउंटेन्स एरिया होता है, हिमालय हो गया हमारा, अब वहां से जब ग्लेशियर एमर्जिंग होगी तो हमारा नदियों से पानी आएगा, तो उसी बीच क्या कहते हैं नदियों में कैनल्स बनाए गए, यहाँ से पाइपलाइन बना दी गई है कि जिससे लोगों के खेतों में पानी चले जाएगा, ठीक है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज अ कॉमनली practiced to store drinking water the particularly in राजस्थान। जो हमारे क्या कहते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक प्रोसेस है जो कॉमनली क्या कहते हैं एक तरह से यूज किया जाता है, कहाँ पे, राजस्थान में किया जाता है, जिस पानी को हम क्या कहते हैं पी भी सकते हैं, और पर्टिकुलरली इन द राजस्थान। ये हमें सिर्फ ये जो हमारी पद्धति है हमें ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इंडोनेशियन कैनल्स फॉर इरिगेशन देयर फ्लीट्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बंगाल है हमारा, वहां पे बाढ़ वाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदान में कैनल्स बनाई गई है, जैसे एग्जांपल के लिए बाढ़ का मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पे कैनल्स बना दी गई कि जब भी बाढ़ आएगी तो जो बाढ़ का पानी होगा वो लोगों के कहाँ चले जाएगा, खेत में चले जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक तरह से फायदा हो जाएगा। और ये कहाँ पे बिल्ड किया गया है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में डेवलप किया गया है। इन एरिड एंड सेमी एरिड। सेमी एरिड का दोस्तों हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुन लो। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है कि अर्ध शुष्क, क्या होता है दोस्तों हमारा, अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है। देखो आगे, अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है जिसमें क्या कहते हैं सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वेयर converted into a rain feed storage structure that allowed the water of stand and the moisturize the soil like the जो भी हमारी क्या कहते हैं खडीन्स एंड जो भी क्या कहते हैं जैसलमेर हो गया और जोहर्स हो गया इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखो यहाँ पे क्या हो गया है कि ऑल जो हमारे सेमी एरिड रीजन होते हैं, जो हमारे अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे जो होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वहां पे क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेत वगैरह होते हैं, where are converted into a rain feed store the structure that allowed the water of stand and moistens the soil like the जो भी हमारे कहते हैं खदीन्स हो गया और जैसलमेर हो गया, जोहड़ हो गया और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में क्या कहते हैं वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है, और जिस पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो हमारा खेतों में किया जाता है, वहां की मिट्टी को एक तरह से फर्टाइल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और उस जगह का नाम क्या हमारा, एक तो हो गया हमारा क्या कहते हैं खदीन्स हो गया, एक तो जैसलमेर हो गया, एक तो जोहड़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ के पार्ट है दोस्तों, हमारा राजस्थान के। देखो, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फुल्लोड़ी एंड बाड़मेर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज आर ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि राजस्थान में जो सेमी एरिड जो भी सूखे धूखे जो भी एरिया होते हैं वहां पे क्या कहते हैं रूफ टॉप वाली उसकी नीति का एक तरह से यूज किया जाता है। और कहाँ पे वो बीकानेर में, फलोड़ी में, बीकानेर में। पहले तो मैं तुम्हें ये समझा दूं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो रूफ टॉप का प्रोसेस क्या है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, सिंपली ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि राजस्थान में सिंपली ऐसे करके घर होते हैं, घर तो सबको पता है क्या होता है। अब घर पे जो भी छत वगैरह होती है, ठीक है, ये छत डली हुई है घर पे। अब जब क्या कहते हैं छत से जो भी पानी वगैरह आता है वो क्या कहते हैं छत पे एक पाइपलाइन लगी होती है, जो पाइपलाइन होते हुए घर के इधर से किनारे से कोने से निकलते हुए यहाँ पे जाके क्या कहते हैं एक साइड में एक अंडरग्राउंड जा रही होती है पाइप, और वहीं पे क्या कहते हैं एक तरह से इतना बड़ा जो भी टंका होता होगा, बहुत बड़ा होता है टंका, उसमें जाके वो पानी क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं रूफ टॉप वाटर, एक तरह से रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कैसे? क्योंकि भाई रेन का पानी आ रहा है, वर्षा का पानी आ रहा है। अब जो रूफ टॉप है, जो हमारा क्या कहते हैं एक तरह से घर का जो रूफ टॉप है, वहां से वो पानी कैनल से यानी पाइपलाइन से होते हुए कहाँ जा रहा है, टंका के अंदर जा रहा है। टंका के अंदर जाके वो क्या हो जा रहा है, सेफ हो जा रहा है। अब उस पानी को हम क्या कहते हैं कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे यही बात बोली है, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स फॉर राजस्थान पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फुल्लोड़ी एंड बाड़मेर, ठीक है। क्या बोला गया, पर्टिकुलर एरिया कौन से हमारे, बीकानेर, फुल्लोड़ी एंड बाड़मेर हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज आर ट्रेडिशनली एड अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा फुल्लोड़ी, बाड़मेर, बीकानेर हो गए, पर्टिकुलर जो एरिया है ये राजस्थान के रीजन्स है, यहाँ पे क्या कहते हैं टंका प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पानी को कंजर्व किया जाता है, जो उस पानी को वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है, उस पानी को पीते भी है और अपना डोमेस्टिक यूज भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो भी होता है हमारा वो होता है, अंडरग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है
कि ये घर बना है, यहाँ पे देखो जो भी पाइपलाइन से पानी वगैरह आ रहा है यहाँ से, अब यहाँ पे उन्होंने अपने कोर्टयार्ड में अपने आंगन में क्या कहते हैं वो बनवा लिया, अंदर अंडरग्राउंड क्या कहते हैं टंका बनवा लिया। अब टंके में क्या कहता है अंदर जाके पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। The tankas were a part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main houses or the कोर्टयार्ड। अब यहाँ पे कोर्टयार्ड की बात आ गई दोस्तों, कोर्टयार्ड में बता रहा था अभी, कोर्टयार्ड की बात आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो टंकास होते हैं उनके बगल में क्या कहते हैं हाउसेस भी डेवलप किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे भाई बारिश का पानी चला गया टंका के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं ठंडा ठंडा हो रहा होगा पूरे इसके आसपास का एरिया जो भी होगा, तो हमारा क्या कहते हैं गर्मियों में इनके आसपास क्या कहते हैं ये घर भी होने वाले थे अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की दीवारें वगैरह चिपकी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे तो पानी भरा है तो यहाँ का एरिया तो ठंडा होगा, उसके साथ जहां से इसकी दीवार अटैच होगी इस वाले रूम की, वो उसका भी एक तरह से जो भी हमारा पानी है उस पानी की वजह से हमारा जो बगल वाला रूम है वो भी एक तरह से क्या रहेगा कूल रहेगा, ठीक है। सीधी बात ये है। They were connected to the sloping roofs of the houses to through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in the this underground tankas। ठीक है, ये प्रोसेस वही बता रहा है कि जो पानी है छत पे आएगा, छत से पाइपलाइन में आएगा, फिर पाइपलाइन से ट्रेवल करके कहाँ चले जाएगा वो टंका में चले जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा अंडरग्राउंड, ठीक है। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाज द यूजुअली collected this the wood column of the rooftop the pipes। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब पहली वर्षा होती है, जब क्या कहते हैं पहली बारिश होती है, तो उस पानी को कंजर्व नहीं किया जाता, अंडरग्राउंड जो भी टंका होता है उसमें स्टोर नहीं करा जाता, उसका क्या करा जाता है सिंपली जो भी पाइपलाइंस होती है और जो भी छत होता है रूफटॉप होती है उनकी सफाई करने के लिए क्या कहते हैं उस पानी का यूज किया जाता है। सिंपली बात ये है, ठीक है। द रेन वाटर फ्रॉम द जो भी हमारा रेन वाटर होता है आवर्स वाज द देन कलेक्टेड। ठीक है, जब हमारे क्या कहते हैं पहला जो पानी होगा उससे क्या कहते हैं सफाई होगी, पाइपलाइन की रूफटॉप की टंका वगैरह की सफाई होगी, फिर उसके बाद जो बारिश होगी उसका क्या करेंगे हम कंजर्वेशन कर। जैसे मम्मी कहती है कि बेटा पहले पानी में नहीं नहाना, तो वैसे क्या होता है कि वो जो पहला पानी होता है उससे सिर्फ क्या होती है पाइपलाइन रूफटॉप टंका की सफाई होती है, ठीक है, क्लीनिंग। आगे देखते हैं टंकास। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास। ठीक है, रेन वाटर को स्टोर किया जाता है किसमें टंका में किया जाता है। रिलेवेबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्स आर ड्राइड अप। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं जो भी पानी को पी भी सकते हैं और अदर सोर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन वाटर और पलार पानी कॉमनली रिफर्ड टू इन दिस पार्ट्स कंसीडर्ड द पुरेस्ट फ्रॉम ऑफ अ नेचुरल प्योरेस्ट फ्रॉम अ नेचुरल। मैं सोच रहा था कि राजस्थान की किसी जगह का नाम है, इसलिए मैं थोड़ा रुक के पढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रेन वाटर पानी जो भी उसको कंजर्वेशन करते हैं हम टंकास में, तो कॉमनली क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं प्योरेस्ट फ्रॉम अ नेचुरल वाटर कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, राजस्थान में पलार क्या कहते हैं पलार पानी कहा जाता है, पलार पानी कहा जाता है। और क्या बोला जाता है दोस्तों हमारा प्योरेस्ट फ्रॉम अ नेचुरल वाटर, पलार पानी कहा जाता है, शुद्ध वाटर कहा जाता है, शुद्ध पानी कहा जाता है, शुद्ध जल कहा जाता है और पलार पानी कहा जाता है। और जो भी हमारे कहते हैं एक तरह से नेचुरली इस वाटर को काफी ज्यादा क्या माना जाता है गुड माना जाता है। ठीक है, मैनी हाउस आर कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स adjoining the टंका बीट एज समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा समर का टाइम होता है, जब गर्मियों का टाइम आता है, तो लोग क्या कहते हैं लोगों ने कुछ क्या कहता है यहाँ पे अंडरग्राउंड कोर्टयार्ड में क्या है टंका है। अब टंका के बगल में लोगों ने घर भी बनवा रखे है, तो समर के लिए क्या कहते हैं एक तरह से सही रहता है, क्योंकि टंका में पानी रहेगा तो अगले वाला रूम भी क्या रहेगा हमारा कूल रहेगा, और जब हमारा रूम कूल रहेगा तो वहां पे लोग रहेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है हीट से बचने के लिए समर में तो लोग क्या कहते हैं वहां पे घर वगैरह में कुछ लोगों ने बनवा रखे हैं अंडरग्राउंड घर भी जो टंका के बगल में है, ठीक है, जिससे वहां पे वो हीट से बचते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है प्रेजेंट टाइम उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द parties of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the पैरनल इंदिरा गांधी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि इंदिरा गांधी जो भी क्या कहते हैं हमारी एक तरह से इंदिरा गांधी डैम जो भी बना है उसकी वजह से हुआ है। कैनल थ्रो समवन हाउसेज स्टिल मेंटेन द टंकास सिंस दे डू इट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा कहते हैं जो इंदिरा गांधी डैम जो हमारा बनाया है, जो भी इंदिरा गांधी नहर या फिर डैम है, ठीक है, राजस्थान में बनी, तो उसकी वजह से क्या हो गया
कि जो भी हमारा वेस्टर्न राजस्थान है वहां पे क्या कहते हैं जो भी टंका का प्रोसेस होता था वो अब थोड़ा बहुत कम हो गया है। कुछ ही क्षेत्रों में हमें राजस्थान में टंका देखने को मिलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिलेशन में। क्यों हुआ ये? क्योंकि लोग क्या कहते हैं उसका इस्तेमाल करने लग गए, जो भी बादली नहीं, जो इंदिरा गांधी नहर होती है उससे क्या कहते हैं लोगों के घर में डायरेक्ट पानी आने लग गया पाइपलाइन के थ्रू, जिसकी वजह से कुछ घरों में, कुछ क्षेत्रों में, कुछ रीजन्स में राजस्थान में टंका की जो एक तरह से टंका की जो प्रणाली है वो क्या हो गई, एंड हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अभी भी कई कई क्षेत्रों में राजस्थान में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं गेंदाथुर विलेज। देखते हैं गेंदाथुर विलेज आर रिमोट अ बैकवर्ड विलेज इन मेजोरी कर्नाटका। ठीक है, जो हमारा मसूरी कर्नाटका जो है विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड्स रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड। ठीक है, अब जो हमारा गेंदातुर गांव है वहां पे भी क्या कहते हैं टंका प्रणाली वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। गेंदातुर जो हमारा विलेज है कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कई सारे हाउसेस ने जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कई सारे हाउसेस ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक तरह से अडॉप्ट कर रखा है, वो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम का। जो हमारी टंका की व्यवस्था है अभी भी कर्नाटका में गेंदाथुर गांव में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नियरली क्या कहते हैं जो हमारे 200 हाउसेस होल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड द सिस्टम एंड द विलेज हैज earned द रेयर डिस्टेंस फॉर बिंग रिच इन रेन वाटर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 200 घरों में क्या कहते हैं अभी भी कर्नाटका के गेंदाथुर गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा रही है, जो भी टंका व्यवस्था है उसके जरिए। ठीक है, वहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, रेन वाटर उसकी कुछ कमी नहीं है, रिच है उसके मामले में। गेंदाथुर रिसीव्स एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 मिलीमीटर एंड देखो यहाँ पे क्या होता है कि गेंदाथुर जो रिसीवर एनुअल प्रेसिपिटेशन जो हमारी क्या कहते हैं साल में जो इनकी बारिश आती है 1000 मिलीमीटर आती है एंड विथ 80% ऑफ कलेक्शन इफेंशली एंड ऑफ अबाउट 10 फीलिंग्स एवरी हाउसेस कैन बी कलेक्टेड एंड यूज अबाउट 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं 15,000 लीटर पानी क्या कहते हैं एनुअली ये इनकी कलेक्शन रहती है और इफिशिएंटली एंड अबाउट 10 फिलिंग। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 10 फिलिंग्स होती है फ्रॉम द 200 हाउसेस द नीट अमाउंट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एनुअली अमाउंट्स क्या कहते हैं कितना है ये 1 लाख लीटर से। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं 1 लाख लीटर 1 लाख लीटर जो हमारा क्या कहते हैं नियरली जो अमाउंट है हमारा ईयर का नियरली अमाउंट है वो क्या कहते हैं एक तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि फ्रॉम द 200 houses the neat amount of rain water harvested annually amounts 1 लाख लीटर्स। ठीक है, 1 लाख लीटर जो हमारा पानी का वो एक तरह से सेव किया जाता है 200 घरों द्वारा। और जो रेन जो हमारी क्या कहते हैं रेन आती है कितने मिलीमीटर आती है 1000 मिलीमीटर जो हमारी वर्षा होती है जिसका 80% पानी हम क्या करते हैं एक तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कितना हो गया 50,000 लीटर हो गया। और एनुअली क्या कहते हैं 1 लाख लीटर पानी हम क्या क्या करते हैं एक तरह से कंजर्व करते हैं 200 घरों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखो ये जो हमारा चैप्टर है ये एंड हो चुका है। ये जो हमारा चैप्टर फुल्ली हमने डीप जाके स्टडी कर लिया है। अगर तुम्हें इस चैप्टर की क्या कहते हैं नोट्स चाहिए पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उस पर मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी ये जो भी डिटेल्स होती है इस चैप्टर की। और आगे भी तुम्हारे लिए क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अब मिलते हैं थोड़ी अगली वीडियो में, जब भी वीडियो आएगी तो मिलेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर की जो हमारी वीडियो होगी एग्रीकल्चर की होगी। तो जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।